तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको लगातार अपडेट, नोटिफिकेशन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहें हम लोग, और आपकी सफलता सुनिश्चित करते रहें हम लोग। तो आज ही इस बैच कोर्स में जुड़ें और चैनल से जुड़ें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ, सीटेट T20 में जो पेपर आपके सामने आया था 2020, जो दिसंबर में होना प्रस्तावित हुआ था लेकिन बाद में जनवरी में हुआ था, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम कराएंगे। सबको नमस्कार है मेरा, सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर क्लिक करो और आसानी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। तो शुरू करते हैं कहानी। और पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, मे भी आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैं अपने आप को इधर कर लेता हूं, जिससे कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो शुरू करते हैं, पहला सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। निम्नलिखित तो क्रियाकलापों में से आपको बताना है किस में विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान की समझ, जिसको अंग्रेजी में स्पाइटल थिंकिंग भी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स, और याद रखिएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स को ही स्थानिक समझ कहा जाता है। यानी स्थानिक समझ किस में विकसित होने वाली है, ये आपको बताना है। ए, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, या चौपड़ आकृतियों को पहचानना। It means which of the following activities is most likely to develop stereoscopic understanding, that is understanding of space in students. That is 1, drawing bar graph to represent the data, recognizing the sample in the number chart, solving Sudoku puzzles, or recognizing quadratic. Okay, और tessellation। तो यह ऑप्शन आपके मिलने लगे हैं। आपने कहा है सर आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। बार बार बोल रहा हूँ, सीटेट 2020 में ये पेपर आ चुका, वही पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। देखता हूँ कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे। तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है वो गलत है। ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत जवाब है। मैंने अभी कहा था आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, दैट इज मैथमेटिक फिगर। इसमें कोई भी त्रिविम समझ की बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर आप बात करेंगे चौपड़ आकृतियों की, टेसिलेशन की, इट्स टेसिलेशन। टेसिलेशन व्हाट इज, जिसमें आप आकृतियों को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई शेप बना लेते हैं, दैट इज टेसिलेशन। तो इसमें चौपड़ में आकृतियों को पहचाना जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द टेसिलेशन, दैट इज द राइट आंसर। और आपका जवाब एकदम सही हुआ अगर आपने टेसिलेशन को चूज़ किया है। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे सवालों पर आपके क्या सिलसिले चलते हैं, और आगे बढ़ते हैं आपके सिलसिलों के साथ और नए क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। तो ये रहा आपके सामने एक और नया क्वेश्चन, देखते हैं आपके जवाब किस तरह से मिलने वाले हैं। वेट करिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाया जाए, जिससे कि आपकी जो आपको सुंदर सुंदर पिक्चर देखने को मिले। ओके, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? टू टीच चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल? दैट इज क्वेश्चनेयर क्षण, गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट। यानी क्वेश्चनेयर स्टिक, गिनतारा दैट इज काउंटिंग, दैट इज अबेकस, जियो बोर्ड और नंबर चार्ट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ दीजिएगा आंसर, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरदारी के आपके जवाब एकदम सही आने चाहिए। तो देखते हैं आपके जवाब हमें क्या मिलते हैं और कैसे आप इन जवाबों को चूज़ करते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। तेजी के साथ मुझे मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि आपके आंसर्स एकदम सही आ रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ आपके आंसर ए मिल रहा है, मुझे आपका आंसर मिला है ए। ओके, ए आप बता रहे हैं, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं ए, सबने ए कहा है, क्या ए सही जवाब होगा? ओके, लेट्स सी, देखते हैं। क्वेश्चनेयर, छड़ी, गिनतारा, जियो बोर्ड और संख्या चार्ट, ये सभी अपने अपने में कुछ ना कुछ फीचर्स रखते हैं, और ये सब चीज़ें टीएलएम में आपको हर किसी वीडियो में जब मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स की पेडागॉजी, मैं आपको ज़रूर समझाता हूँ। तो फिर से आपको बता देते हैं क्वेश्चनेयर छड़ क्या है, दिखा देते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक क्या है,
ये पट्टियां हैं, इन्हीं को क्वेश्चनेयर छड़ बोला जाता है। इसमें क्या है, ये पूरी पट्टी जो आपके सामने बनी हुई है दैट इज द 10, ये कंप्लीट 10 की है। अगर आप इसमें से ये वाला ब्रेक कर लेते हैं इस कलर का तो ये 1/9 बन जाएगा। 1 और 9 दो में टूट गया, इसका मतलब क्या है, टोटल टुकड़े 10 थे, इस वाले का हिस्सा कितना बना 1/10, ये वाला कितना बना 9/10। सेम इसमें से दो पार्ट तोड़ोगे तो क्या बनेगा 2/10 और 8/10। तो इस तरह से आप बच्चे को पूरा ट्रेंड कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर छड़ की हेल्प से भिन्नों की संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा अबेकस, आपकी स्क्रीन पर एक और चित्र दिख रहा है जिसको आप अबेकस के नाम से जानते हैं। अबेकस में क्या होता है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वायर्स इसमें लगे होते हैं जिसके अंदर कलरफुल बॉल्स भी होती हैं, और इन बॉल की हेल्प से आप संख्याओं को समझते हैं, स्थानीय मान की संकल्पना को समझते हैं। क्लियर। साथ में बात करते हैं जियो बोर्ड की। एक और चित्र आपकी स्क्रीन पर जिसको आप जियो बोर्ड बोलते हैं। ये जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड लकड़ी का एक प्लेन बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप ऑल पिन्स लगा देते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, और रबर बैंड की सहायता से आप बच्चों को ज्यामिति फिगर की, यानी ज्यामिति जो शेप्स हैं, आकृतियां हैं, उनकी संकल्पना को मजबूत करवाते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। तो तीनों टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन था क्वेश्चनेयर छड़, जो आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके सामने, बहुत अच्छे से उत्तर मिल रहे हैं मुझे आप लोगों के। वन मोर क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following statement about the nature of mathematics is not true? A. Spatial terminology is used for proper transmission of idea in mathematics. यानी गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। 2. गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। 3. गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। और 4. प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं। तो देखता हूँ आपका जवाब इस प्रश्न के लिए मुझे क्या मिलता है, क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही बताते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, मैं चाहूँगा आपका जवाब एकदम सही मुझे मिल जाए। तो देखते हैं क्या देते हैं आप जवाब। ABCD, ओके 3 का B, गणित की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। B ऑप्शन मनोहर ने सबसे पहले दिया है, तो मैं मनोहर के नाम पर B को बुक कर देता हूँ। और कोई जवाब, चलिए बता देते हैं आपको जवाब क्या होगा इसका। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो जवाब मनोहर ने दिया है वो एकदम गलत जवाब है। उसने बोला नहीं है, देखो नहीं है, आप नहीं को ध्यान रखिएगा। विचारों का शब्द बिल्कुल सही बात है, मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, संख्यांक, संख्याएं, चर, अचर, सब गणित की टर्म तो है ना, यूज करते हैं। गणित की जो संरचना है वो पूरी की पूरी कंप्लीटली लॉजिकल बेस्ड है, ये भी बात सही है। गणित में जो संकल्पनाएं हैं, जो भी मेथड आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, वो सब लोग क्या है, वो हिरार्किकल है, श्रेणीबद्ध है, यानी पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरह से पढ़ाया जाता है, ये भी बात सही है। गलत बात कौन सी है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष नहीं है, कल्पना की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा विजुअलाइजेशन नहीं करेगा गणित में? अगर बच्चा रजिया, अगर बच्चा विजुअलाइजेशन नहीं करेगा गणित में तो काम कैसे चलेगा? मैथमेटिक्स तो स्टार्ट ही विजुअलाइजेशन से होता है। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट द करेक्ट, क्योंकि गणित अमूर्त है। हालांकि स्टेटमेंट सही है कि प्रत्यक्ष प्राथमिक स्तर पर हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाते हैं बच्चे को, लेकिन कल्पना की आवश्यकता नहीं है, यह गलत लिखा है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। वो यही पूछ रहा था प्रश्न में। तो नहीं की जो बात है उसको आप ध्यान से पकड़कर क्वेश्चन को करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान रहेगा, गलत तो नहीं करेंगे अब आगे। बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना शुद्ध कथन कौन सा है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट या आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। सवाल बहुत अच्छा है, सीटेड T20 आपके सामने, और प्रश्न आपके सामने। द साइज ऑफ ए फिगर डिटरमाइन इट्स पेरीमीटर।
If two figures have same area, then their perimeter will be the same. If two figures have the same perimeter, then their area will be equal, or the unit of perimeter and area are the same. तो यहाँ पर सबसे पहला जवाब मुझे मिला है आकांक्षा का। आप लोग सब शांत बैठे हैं, क्या सिर्फ 3 ही लोग पढ़ रहे हैं? जल्दी से जवाब दो, मुझे आपके जवाब का इंतजार है और ये प्रश्न भी बेकरार है आपके उत्तर को जानने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके ग्रेट, तो जवाब देखते हैं क्या मिलता है। ओके लेट्स सी। सवाल आपके सामने है और जो मैं चाहूंगा जवाब मिले। तो यहां पर जवाब मिला है ए। सबसे पहले मुझे ए जवाब दिया है, बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से मुझे जवाब मिला है और मैं देख रहा हूं आपका जवाब कितना बढ़िया है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर इस महासंग्राम में आप लोगों के आंसर मुझे मिलते जा रहे हैं और बिल्कुल सही पहचाना आपने। जिन्होंने कहा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है, कोई भी जवाब में गलती नहीं है, एकदम एक्यूरेट जवाब आपने दिया है। दैट्स वेरी नाइस। और ये जवाब एकदम सही दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा आपने, ए इज़ द राइट आंसर। तो क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी आकृति की, फॉर एग्जांपल मैंने ये आकृति बनाई, तो उसका जो आकार है, जो इसका आकार है वो परिमाप का बिल्कुल सही बात है। अगर ये भुजा 4 की है, ये भी 4 की और ये 2 की है, तो ये भी 2 की होगी। तो आपने कहा परिमाप, बिल्कुल सही बात है। इसका आकार, इसका साइज इसके परिमाप को बताता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान हो। कैसे भाई? अगर मैं बोलूँ सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा है ये वाला, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा है इसको 4, इसको लिखा 2, इसको छोड़ो, ये समकोण त्रिभुज है। इसका एरिया कितना होगा? आपने कहा 1/2, 4 × 2 दैट इज 2, 2 जा 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा ओके, एक ये आकृति है, इसका ये 4 है, ये 1 है, एरिया कितना होगा? 4 × 1 4। तो यानी इसका भी एरिया 4 है, इसका भी एरिया 4, जबकि इसकी पैरामीटर कितना है? सपोज ये 3 होता है फॉर एग्जांपल, तो 4 3 7 और दोनों, इसका कितना होगा? 4 4 8 और 10, तो अलग अलग हो गया ना। तो ये गलत बोल रहा है ना। केबीटी होगा मनोहर जी, केबीटी होगा, वो सैटरडे में होगा। सैटरडे में जो रीजनिंग वाले सवाल होंगे वो केबीटी वाले होंगे। ओके, केबीटी सैटरडे में होगा, डोंट वरी। कल फ्राइडे है ना। ओके, कल मैं करूंगा परसों। ओके, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। ऐसी 2 आकृतियों का परिमाप समान, उनका क्षेत्रफल कभी भी समान नहीं होगा। और परिमाप और क्षेत्रफल के मात्रक समान कैसे हो जाएंगे? पेरीमीटर को आप सिर्फ मीटर में बताएंगे, जबकि क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, ये वर्ग में आता है, वर्ग यूनिट ये सिंपल आता है। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट जवाब आपने दिया है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द नंबर 3 यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? ऑर्डिनल सेंस की बात करते हैं। इस डब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। अच्छा सवाल था, जवाब भी अच्छा सा दीजिएगा, बिना किसी रुकावट के जवाब एकदम अच्छा सा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जवाब एकदम बढ़िया आएगा और आना भी चाहिए बढ़िया जवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जवाब में। तो देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब। ओके, बी 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 बी। यहाँ पर सबसे पहले आकांक्षा ने कहा बी, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, हियर वी गो विद द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज बी। एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है अंशिका। क्यों? क्योंकि संख्या 3 को आप क्रम सूचक के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डिनल नंबर के बारे में बात करते हैं, ऑर्डिनल नंबर सेंस के बारे में बात करते हैं। इस डब्बे में 3 पेंसिल है, 3 मतलब आपको न्यूमेरिकल सिंबल यूज हुआ है। 3 कमरे हैं, न्यूमेरिकल सिंबल है। 3 सदस्य हैं, संख्यात्मक मान है। लेकिन 3री मंजिल क्रम को बताता कि मैं 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। बहुत बढ़िया मनोहर, राइट ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर 2, एकदम सही जवाब है आपका। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणाओं का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है आपको। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणाओं का परिचय आपको देना चाहते हैं।
प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल बताना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज में अन्य त्रिभुज भी प्रस्तुत करनी चाहिए। सबसे पहले त्रिभुजों की परिभाषा दे देनी चाहिए। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करने चाहिए। या 4, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखा जाना चाहिए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। All types of triangle and other shapes should also be presented in the front of the student or children. First of all, identification of the triangle should be given. To avoid confusion, children should be presented only equilateral triangles. Different types of triangles should be presented in front of the children, but should be kept away from other figures. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से शुभम, बहुत बढ़िया जवाब दिया शुभम ने ए, आकांक्षा, रजिया, प्रभा, पुष्पा और साथ में मनोहर, आप सब लोगों ने एकदम सही जवाब को चुना है। क्यों? जब आप प्राइमरी लेवल पर बच्चे को पढ़ाते हैं, जब प्राइमरी लेवल पर बच्चे की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज आप बताएंगे कि सारे ट्रायंगल ये हैं, और साथ साथ में अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। जैसे आपने आयत बनाया और बच्चे को बताया अगर मैं इसमें क्रॉस मार दूँ इसमें भी ट्रायंगल है। इससे बच्चे की जो लर्न करने की कैपेसिटी है, दूसरी फिगर में ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने की जो शक्ति है वो जन्म लेती है, और आपका सवाल सही हो जाता है। एकदम सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पेडागोगी बहुत बढ़िया थी, सवालों में पेडागोगी बहुत बढ़िया थी। ओके, आगे बढ़े। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानो। मैथमेटिक करिकुलम आपके सामने है, इसके रेस्पेक्ट में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स सिलेबस। A, the concept of area measurement should be introduced only at the upper primary level stage. The foundation of the algebraic ideas can be laid at the elementary level. The concept of fractions should be introduced only at the proper upper primary level. Or in order to improve understanding, the concept of negative numbers should be introduced at the primary level. Which one is the correct answer according to your opinion? A option यहाँ पर मुझे मिल रहा है, A option मिल रहा है, D option मिल रहा है। चलो A और D। ए, क्षेत्रफल की मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, ये आपका ए ऑप्शन। और डी ऑप्शन है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। डी और ए। तो चलो बता दूं, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है वो बिल्कुल गलत जवाब है। अफसोस, ये गलत जवाब है। गलत क्यों हुआ समझो, क्योंकि आप क्षेत्रफल मापन की संकल्पना को बोल रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, जबकि मापन मेजरमेंट तो कक्षा 3 में पढ़ाया जाता है। कक्षा 3 में नहीं पढ़ाते, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, तो गलत हो गया ना। चलो, तो भाई जिन्होंने डी आंसर दिया है वो भी एकदम गलत जवाब है। डी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। डी भी गलत जवाब। प्रतीक जी कोई बात नहीं, आप आए, अच्छा लगा। डी भी गलत जवाब है। क्यों? समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय, अरे ये तो दिया ही जाता है, ये तो प्राथमिक लेवल पर सिखाई जाती है नेगेटिव नंबर्स। आप बताते नहीं 2 में से 5 घटाओ माइनस का 5 कितना होगा, तो ये तो दिया जाता है, ये तो ऑलरेडी सही है। बात ही क्या किया जाए। तो दोनों ऑप्शन आपने चूज किए हैं गलत हैं, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, यानी प्राथमिक स्तर पर बीजगणित नहीं पढ़ाया जाता, वो कक्षा 6 से पढ़ाया जाता है। क्लास 6 से आप अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो शुद्ध कथन ये है पाठ्यक्रम के संबंध में कि बालक को बीजगणित का थोड़ा मोड़ा परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जा सकता है, जिससे कि वो आगे बढ़े। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आप बिल्कुल गलत सेट हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 में भी और ऑप्शन नंबर 4 में भी। तो ध्यान से सवालों को पढ़ें, ध्यान से सवालों को समझें, उत्तर आपके पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, दीजिएगा इसका भी जवाब। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है।
प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? बड़ा आसान सवाल है। द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 20. What is the sum of the first 3 consecutive numbers? तेजी से दीजिएगा जवाब। सवाल बड़ा आसान था। ये सीटेट में कुछ सवाल बड़े आसान आए थे और कुछ सवाल थोड़े टफ भी आए थे, तो आपको सबको पढ़ना है, टफ भी पढ़ना है, आसान भी पढ़ना है, सबको आपको पढ़ के बताना है और तभी तो आपका उत्तर बनेगा। ओके, तो A का बी, बहुत बढ़िया, बी आया है। अब 8 क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। देखो 5 क्रमागत का मतलब है 5 कॉन्जर्वेटिव नंबर्स आर देयर। अगर आप 5 क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं, लगातार संख्याओं की बात करते हैं कि सारी संख्याएं लगातार हैं, तो मान लो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, नेक्स्ट x + 3, नेक्स्ट x + 4। ये सारी संख्याएं कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। उसने कहा इनका टोटल अगर मैं करूं तो वो 20 आता है। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 3 7 2 9 और 1 10 इक्वल टू 20। यानी 5x इक्वल टू 20 माइनस का 10 और x इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 है, तो पहली संख्या क्या बनेगी? आप बोले सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली संख्या 2 3 4 5 और 6। संख्या कौन सी आई? 2 3 4 5 एंड 6। अब इनको देखो 6 5 11 4 15 5 20, टोटल सही है। पहली 3 संख्याओं का टोटल पूछा था आपसे, तो 4 3 7 और 2 9, 9 इज द राइट आंसर। सी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, प्रतीक ने कहा है सी को लॉक किया जाए और दम सही जवाब है आपका सी। अगर आपने बताया है तो बहुत अच्छे से जवाब दिया, सी को लॉक कर दिया गया है। वेरी नाइस, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इजी है। सीटेट का पेपर इतना मुश्किल नहीं था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही प्यारे और अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के थे, कुछ बहुत ही लो लेवल के थे, कुछ मॉडरेट थे। चलो तो एक और सवाल देखते हैं, फिर इसमें आप क्या बताते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है, पहले भी कराया हुआ, लेकिन उसमें डिजिट दूसरी थी, तरीका दूसरा था। लेकिन आप याद रखिएगा, सीटेट में पहले भी इस तरह का प्रश्न आया था। 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी यही आया था। 2020 का एग्जाम होता नहीं किसी में, उसमें भी यही आया था। तो यानी ये प्रश्न काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा सवालों पर, तो ये आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ पर मुझे सी ऑप्शन मिला है मनोहर का। ओके, देखते हैं विभाजन, डिवीजन। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजर इज 5 टाइम्स देन द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस इज द रिमाइंडर। द रिमाइंडर इज 5, देन व्हाट इज द नंबर। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जब भी आप बात करते हैं कि भाई डिवीज़र जो होता है वो होता है ये वाला, ऐसे होते हैं सब। मैं लिख देता हूँ, ये होता है डिवीज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर। और आप सभी जानते हैं, अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालता हूँ? कैसे निकालता हूँ इसका वैल्यू कैसे निकालता हूँ? आपने कहा सर बड़ा आसान है, निकाल लो। कैसे निकालें? आपने कहा कि सर डिवीज़र में, डिविडेंड में आप कैसे निकालते हैं? तो हमेशा देखिएगा इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है ना। हिंदी में कैसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। यही तो होता है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्योंकि आपको ये तो समझ में आया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा? उसने बोला भाजक, यानी भाजक की मैं बोल रहा हूँ भाजक। क्या है भाजक? भागफल का 5 गुना, 5 गुना भागफल है। उसके बाद उसने बोला और शेषफल का 2 गुना है। और भाजक क्या है? 2 गुना है रिमाइंडर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। और शेष 5 है, तो मैं भाजक निकालूं तो भाजक क्या हो जाएगा? आपने कहा 2 गुना 5, क्योंकि 5 शेष है, तो भाजक 10 आया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाया? डी को लॉक करेंगे। अभी भाजक 10 आया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भाजक 10 मिला है। ओके, बहुत बढ़िया। अब भाजक 10 है तो भाजक की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू भागफल। तो भागफल क्या हो जाएगा, इसको यहीं रोके तो उधर भेज दें। भागफल इज इक्वल टू 10/5, दैट इज 2। अब आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल हैं, आपको बताना था कि ये संख्या, इसको बताना था आपके पास भाजक कितना है, अभी आपने निकाला 10 है, आपके पास भागफल कितना है, अभी आपने निकाला 2 है, और रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ था 5 है। सबको कर दें, 10 दूनी 20 और 5 25, 25 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आया? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। मेरे हिसाब से तो आपको एकदम समझ में आ गई होगी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। किसी को समझ में ना आया हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन इज ओके नाउ, क्वेश्चन इज ओके एंड फाइन। तो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो वन मोर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली व्हाट? क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। इट इज 5/6, नेक्स्ट वन 3/4, नेक्स्ट वन 1/2, नेक्स्ट वन 2/3, नेक्स्ट वन 3/5। अब देखो, अगर मैं इसको दो तरीके से आपको समझाऊंगा, देयर आर 2 वे टू डू दिस क्वेश्चन। एलसीएम लेगा तो बहुत भारी पड़ेगा, एलसीएम नहीं लेना है बड़े डिजिट्स का, आप सिंपल डिवाइड करें। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखो अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 5 × 3 0.3, इसको करते हैं तो भाई 6 3 नहीं भाई 5, माफ करना, इट्स 5। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ अलग, क्योंकि ये मैंने 3 समझ लिया था। ओके, तो 6 से डिवाइड करें तो 6 × 8 = 48, बचे 2 और 6 × 3 = 18, 0.83। इसको डिवाइड करें 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, इसको डिवाइड करें 0.50, इसको डिवाइड करें 0.66, इसको डिवाइड करें 0.6। अब यहाँ पर आपको पता लगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहला वाला ये है 1 नंबर, सेकंड नंबर का कौन सा बड़ा है, आपने कहा ये वाला, तो सेकंड नंबर पर यही बड़ा है। तो सबसे बड़ा दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 5/6 और सबसे बड़ा दूसरा फ्रैक्शन 3/4। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, तो बी इज द राइट ऑप्शन। तरीका नंबर 1 तो ये था। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको बता देता हूँ, उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, सवाल सिंपल था, मैंने कहा 5/6, मैंने कहा 3/4, मैंने कहा 1/2, मैंने कहा 2/3 और 3/5। आपको सबसे बड़ी भिन्न ढूंढनी है पहले। तो देखो हम कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 × 20, 6 × 18, इन दोनों में 20 बड़ा है कि 18, आपने कहा 20 बड़ा है, तो इस वाली भिन्न को हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये बड़ी नहीं है, मैं बड़ी ढूंढ रहा हूँ। अब आगे से करें, 5 की गुणा 2 में करें, 5 दूनी 10 और 6 कम 6। अब कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, 6 छोटा है, ये भी छोटा हो गया। अब 5 का आगे से कंपैरिजन करेंगे, 5 दिया 15 और 6 दूनी 12, अब भी 15 बड़ा है, 12 छोटा है, तो अभी भी यही बड़ा है। आगे करें, 5 × 5 = 25 और 6 × 3 = 18, बड़ा कौन सा, 25, 18 छोटा है। तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे कंपैरिजन करने के बाद ये आए, सबसे बड़ी भिन्न तो 5/6 हो गई। अब दूसरी भिन्न देखते हैं, इसको तो खत्म करें तो फिक्स हो गई, इसको देखते हैं। 4 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 बड़ा है, 4 छोटा है, 3 × 9, 4 दूनी 8, 9 बड़ा है, और 5 दिया 15, 4 × 12, 15 बड़ा, तो दूसरी बड़ी भिन्न आ गई। तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। गुड इवनिंग जूही, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, यदि एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 16 मीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, ये आपको बताना है। एक वर्गाकार के रूप में तार मुड़ा हुआ है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर है,
इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, सेम वायर को जिससे वो वर्ग बना था। और अगर उस आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षेत्रफल कितना होगा? ये सवाल है आपके सामने और मैं चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, तो शुरू हो गई कहानी और देखते हैं जवाब क्या मिलेगा आप लोगों का। बी ऑप्शन 124। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं और आप भी सॉल्व करेंगे। उसने बोला एक वर्गाकार तार है। ओके, ये हो गया वायर वर्ग जिसका एरिया 144 था। तो आप सभी जानते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, दैट इज 144। तो अगर मैं इसकी भुजा निकालूं, एज निकालूं, तो 144 का वर्गमूल दैट इज 12। यानी इस वर्ग की भुजा 12 है। जब इसकी भुजा 12 है तो सारी भुजाएं 12 हो गई ना। अगर मैं इस वायर की मैंने एरिया से निकाला, 12 भुजा आई और 12 इसका चारों भुजा हो गया, तो इसका परिमाप कितना है? क्योंकि भाई परिमाप तो सेम होगा ना। अगर इसमें को 8 दूं सीधा कर दूं, इसी का तो आयत बना हो गया। तो टोटल लेंथ कितनी थी? 12 12 12 12। तो 12 जो कि 48। तो इसका परिमाप जो है 48 है, यानी इस तार की लंबाई 48 है। ठीक है, उसने बोला अब इसका आयत बनाओ और आयत की लंबाई आपको दी है ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर। तो यानी इसका जो परिमाप आया वो आयत का परिमाप होगा, सेम है। तो हमने क्या काम किया? 2 × L + B = 144 और L + B = 144, सॉरी माफ करना 48, मैंने 144 किया। ओके, क्योंकि हमने अभी निकाला ना 48 और ये क्या हुआ 48/2, दैट इज 24। एल का वैल्यू आपको पता है कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 + b = 24 एंड b = what? 24 - 16 दैट इज 8। तो इसकी चौड़ाई 8 है। क्लियर? अब एक आयत का क्षेत्रफल बताओ, एक आयत का एरिया बताओ जिसकी लंबाई 16 और चौड़ाई 8 है। तो आपने कहा 16 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो सर, तभी तो एरिया निकलता है, दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। डी को लॉक कर दिया प्रतीक। बाकी सब लोग क्या कहते हैं? डी को लॉक किया जाए? सभी लोग डी को बोल रहे हैं ना, तो चलो हमने डी को लॉक कर दिया। डोंट वरी, डी इज लॉक्ड और वही सही जवाब है। कोई भी गलती आपने नहीं की, कोई भी समस्या आपने नहीं उठाई और आपका जवाब एकदम सही मिला। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ओके, वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 12 क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास दो कंडीशन है। आपके पास छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जिनकी लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक है, और आपको बताना है कि उन छोटे छोटे वर्ग को, स्क्वायर्स को आप कितने तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे उनका रिजल्ट जब उनका एरिया निकाला जाए उस आकृति का, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो शुरू हो जाओ, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, दिमाग लगाओ जल्दी से, तेजी के साथ उत्तर मिलना चाहिए बिना किसी देरी के। जल्दी बताओ आंसर तेजी के साथ, एक सेकंड में आया। तो सही जवाब क्या मिलता है साहब? डी ऑप्शन को लॉक करने की बात हो रही है। चलो तो सिंपल देखो, आपके पास ऐसे वर्ग हैं 48। तो ये सवाल वैसे मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपको याद हो, ऐसे 48 है। बस इसको मैं अगर बदल दूँ, क्योंकि आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है जहां पर हर बार फैक्टर 48 के होंगे। क्योंकि आप अगर 48 वर्ग सेंटीमीटर चाहते हो तो क्या होता है? L × B तो होता है।
तो आपको इन दोनों की गुणा 48 है। इसका मतलब क्या है, आपको 48 के फैक्टर करने हैं। यानी सवाल कैसे बदल गया, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, ये तो सवाल हो गया। फाइंड आउट ऑल दी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 48। तो कैसे करेंगे, अब वर्क बनाने मत लग जाना, बहुत टाइम लगेगा। 48 को मैंने देखा किस किस से कटता है, आपने कहा पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 48, दूसरा होगा 2 इंटू 24, तीसरा होगा 3 इंटू 16, चौथा होगा 4 इंटू 12 और पाँचवा होगा 6 इंटू 8। तो यानी ये इसके टोटल फैक्टर होंगे। और आपने देखा 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 5 तरीके से आप लगा सकते हैं। 1 और 48 लगा सकते हो आप, 2 और 24 लगा सकते हो, 3 और 16 लगा सकते हो, 4 और 12 लगा सकते हो, 6 और 8 लगा सकते हो। समझ रहे हो ना। तो यही होंगे 5 रंग। तो ये टोटल मिला करके 5 तरीके से आप इस में व्यवस्थित कर सकते हैं उन सभी वर्गों को कि परिणामिक जो एरिया है, रिजल्ट है जो एरिया है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर। तो डी को लॉक कर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब आपने पहचाना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो बढ़ता हूँ आगे, एक और सवाल। किसी को प्रॉब्लम हो, सवाल वही था, मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए हैं प्रैक्टिस सेशन में, देखे भी होंगे आपने कि आप 36 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताओ या कितने गुणनखंड होंगे, वही तो था। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर चलिए जरा। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के एक विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, मैथमेटिक्स का भी है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। और क्रम को कैसे व्यवस्थित किया जाता है ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। एक ही बालक के बारे में बात हो रही है, आप ऊपर से गिनते हैं या नीचे से गिनते हैं, दोनों बार उसका स्थान 19 आता है। तो वो कक्षा में टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट थे ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 13 क्वेश्चन आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज 13 क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर। और यहाँ पर जवाब मिला है, ये ऑप्शन नंबर 4 4 लिख दिया, अभी 4 इसी का था, ये दोबारा लिख दिया है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 40 सी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, सी को लॉक करने की बात हो रही है, क्या किया जाए, टिकटॉक किया जाए लॉक कि नहीं किया जाए, क्या कहते हैं आप सभी लोग, लॉक कर दूं? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या लॉक किया जाए। आपने कहा यस। चलो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो 2 तरीके से सवाल हो सकता है। एक कक्षा में बच्चे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, उसमें दोनों सिरों से रूही की बात, इधर से गिनते हैं तो रूही 19वें स्थान पर है, इधर से गिनते तो रूही 19वें स्थान पर है। तो हम क्या करते हैं, हम उसका स्थान काउंट करते हैं। यानी इधर से इसको बोलते हैं MN-1, ये होता है हमारा MN। इन दोनों तरफ से उस व्यक्ति का स्थान जोड़कर एक कम कर देते हैं तो हमें एग्जैक्ट बच्चों की संख्या पता लग जाती है। तो रूही का इधर से स्थान कितना था 90, उधर से कितना था वो भी 90 -1, तो 38 - 1 इज इक्वल टू 37। क्लियर। 36 नहीं होगा, दैट इज 37, इट्स 37। क्लियर है। इसमें और तरीके भी हो सकता था, वो बोलता है इधर से 19वां है, उधर से 15वां है, तो कितने बच्चे हैं, तो आप 19 + 15 - 1 करते। उसमें भी 2 केस बनते हैं, वो डिटेल स्टडी मैं करा चुका हूँ रीजनिंग वाले सेशन में, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है। 37 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे पहुंची, वो भी AM, सुबह के 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी जो उसका साथी था, उसका कलीग था, उससे वो आधा घंटा पहले पहुंच गई, जो कि गोष्ठी में 40 मिनट देरी से पहुंचा था। जो व्यक्ति वो आया था वो गोष्ठी में 40 मिनट लेट आया था ऑलरेडी। तो आप मुझे बताओ उस मीटिंग का, उस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। यस, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर इसको आप एक बार पढ़ेंगे ना
आप आसानी से पूछ सकते हैं सवाल। कॉलीग, ओके, ए ऑप्शन मिला है 8:05 AM। सबसे पहले ए ऑप्शन को आपने लॉक करने की बात की, चलो देख लेते हैं। ये अस्मिता है, अस्मिता थी। ओके, अस्मिता गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। तो अस्मिता कब पहुंची? आपने कहा 8:30 से 15 मिनट पहले, 8:15 पर। इज इट क्लियर? अस्मिता पहुंची 8:15। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहुंची। जो सहकर्मी थे, सपोज ये टिल्लू भैया थे, इनके सहकर्मी, ये इनसे आधा घंटा पहले पहुंच गए। तो टिल्लू भाई साहब कब पहुंचे होंगे? आपने कहा सर 8:45 पर। बात सही है, क्योंकि जब ये 8:45 पर पहुंची तभी तो 8:15 पर पहुंची, तो मैंने 30 मिनट जोड़ दिए। क्लियर है? 8:45 पर पहुंची। उसने कहा कि जो ये टिल्लू थे ये 40 मिनट देरी से पहुंचे। जब गोष्ठी शुरू हुई थी उससे 40 मिनट लेट, तो यानी ये 40 मिनट लेट पहुंचे। तो गोष्ठी कब शुरू हुई थी? आपने कहा गोष्ठी सर 8:05 पर शुरू हुई, क्योंकि ये 40 मिनट लेट पहुंचे। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, 8:05 AM। ए को लॉक कर दिया गया है, डोंट वरी, ए को लॉक कर दिया गया है। आपका जवाब ए को लॉक करके दिया गया है। दैट्स वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे, जवाब देखते हैं और समझते हैं चीजों को। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, ओके ओके ओके, क्लियर है? आगे बढ़ें, एक और सवाल की तरफ देखते हैं और आपका जवाब जानते हैं क्या मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने एक और, यहाँ पर देखते हैं इसका जवाब आप क्या देते हैं मुझे। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। कमेंट भी पढ़ने जरूरी होते हैं आप लोगों के, इसलिए कमेंट पढ़ रहा था। ओके, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50 पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये, स्केच पेन का एक पैकेट 22.50, एक कैंची 17 रुपये, एक रबड़ 2 रुपये, चमकीले कागज की एक परत 102.5 रुपये, सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा। उसे कुल कितने रुपए का भुगतान करना होगा? क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब दें। तो जल्दी से देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या है आपके समक्ष। ओके, लेट्स सी। तो चलो शुरू करते हैं। बात थी क्या कि क्रेयॉन का एक पैकेट। अब देखो उसने खरीदा क्या क्या। सोहेल ने क्या खरीदा? एक पैकेट क्रेयॉन और 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, 5 शीटें चमकीले कागज की और एक पैकेट सजावटी स्टिकर। अब क्या हुआ? एक पैकेट क्रेयॉन की कीमत कितनी है? 15.50। 2 पैकेट पेन की कीमत कितनी है? एक पैकेट की 14, 2 पैकेट की 28 रुपए। स्केच पेन का एक पैकेट लिए 22.50। एक कैंची थी 17 रुपए की। 5 शीट थी कागज की, एक परत की कीमत थी 2.5 रुपए। तो 5 की कितनी हो गई? 12.5 रुपए। उसके बाद उसने एक पैकेट सजावटी स्टिकर, और एक स्टिकर का पैक कितने का? 5 रुपए का।
जोड़ दो सबको, कितना आसान सवाल था। डी को लॉक कर दें, 100 रुपये 50 पैसे, ओके बिल्कुल जोड़ देते हैं। 5 5 10 15 50 पैसे तो ये हो गए, एक हासिल लगा। 8 5 13 और 14 और 2 16 और 7 23 और 2 25 और 5 30 का 0 हासिल लगे 3 और 1 4 2 6 2 8 2 10। तो कितने रुपए दिए? 100 रुपये 50 पैसे का भुगतान भाई साहब को करना पड़ा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एज एवरीथिंग ओके? इज इट ओके? नाइस, करेक्ट आंसर, बढ़िया। 15 का डी बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, 15 का डी एकदम सही जवाब है। कोई भी दो राय इसमें नहीं है कि आपका सवाल का जवाब गलत है। तो एक और सवाल रखा जाए फिर तो आपके सामने एक सवाल और प्रस्तुत करता हूं, ये रहा। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या है? अच्छा सवाल है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई और से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 गुना है। इसके दहाई के अंक के 2 गुना है। संख्या क्या है? आपको जवाब देना है। सी को लॉक किया जाए, ओके। देखो एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, बिल्कुल सही, सारी संख्या 100 के आधे से अधिक है। ये 6 दाई और 8 दिखा देता है। अब देखो यानी 6 दाई 60, 8 दाई 80, 60 और 80 के बीच में है। तो भाई ये वाली संख्या भी खत्म हो गई, ये वाली भी खत्म हो गई। 60 80 के बीच में 2 ही संख्या बची है। इसके इकाई का अंक का योग 9 है। अब देखो दोनों को जोड़ो, ये तो सही है, 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन आगे क्या था? इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। अब दहाई का अंक 6, इकाई का अंक 3 है, 3 का डबल हो गया ना। इसमें नहीं हो रहा, तो राइट ऑप्शन आपने कहा सी को लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर जी सी को लॉक किया जाए और एकदम सही जवाब आपको दिया जाए। तो आपका जवाब क्या आता है? क्लियर? लेट्स डू इट। ओके, समझते हैं जवाब क्या होगा आपका। क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। इज इट ओके? वेरी डन, वेरी गुड। तो आपका सवाल एकदम सही था, आपने एकदम सही पकड़ा। तो चलिए अब मैं आपसे लूंगा इजाजत। 16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। कल फिर से नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से आगे की क्वेश्चन 16 4 बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कल फिर से आपके लेकर सामने आऊँगा। और आप लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप समय से जुड़े। और अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। नमस्कार, कल 5 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।